नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट्स के लिए फॉर्म फैक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है और एक कॉम्प्लेक्स वेव का आरएमएस वैल्यू निकालने के प्रश्न किस तरह के हमारी परीक्षाओं में आते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। तो शुरू करें आज का लर्निंग लेसन। अगर हमारा ये लर्निंग लेसन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज की विषय की शुरुआत करते हैं। जटिल तरंग का आरएमएस रूट मीन स्क्वायर मान इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ जटिल या कॉम्प्लेक्स तरंग से हमारा तात्पर्य है एक ऐसी साइनोसॉइडल वेव जिसमें फंडामेंटल ओमेगा फ्रीक्वेंसी की किसी कंपोनेंट के साथ साथ डीसी कंपोनेंट भी है और हार्मोनिक्स भी हैं, जैसे यहाँ 3 गुना फ्रीक्वेंसी, ट्रिपल हार्मोनिक, तीसरा सन्नादी और 5वीं सन्नादी आवृत्ति के कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसी कोई जटिल तरंग की आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत कहता है कि अगर किसी करंट या वोल्टेज सिग्नल के एक से ज्यादा घटक है तो अलग अलग घटकों का जो असर होता है उन्हें अगर हम जोड़ लेते हैं तो सारे टोटल रिजल्टेंट करंट का असर पता हो सकता है। तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ट्रिपल फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ हार्मोनिक और डीसी करंट सभी को एक रेजिस्टेंस आर में किसी टाइम इंटरवल के लिए भेजेंगे और उनके हीटिंग इफेक्ट्स को अलग अलग निकालेंगे। फिर इन सब के हीटिंग इफेक्ट्स को एक साथ जोड़कर टोटल इक्विवेलेंट करंट की आरएमएस वैल्यू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ज्ञात कर लेंगे। जरा सभी कंपोनेंट के अलग अलग हीटिंग इफेक्ट्स को समझते हैं। हमारी इस कॉम्प्लेक्स करंट में 3 साइनोसॉइडल करंट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हैं। तो जो मेरी फंडामेंटल ओमेगा फ्रीक्वेंसी है उसका पीक मैग्नीट्यूड अगर ए हो तो इसका आरएमएस वैल्यू पीक में √2 का डिवीजन करने से आ जाएगी और ये करंट, केवल यही करंट अपनी आरएमएस वैल्यू के हिसाब से एक रेजिस्टेंस में टी इंटरवल में I²RT हीटिंग कर देगा। यहाँ I की जगह मैक्सिमम में √2 का डिवीजन करके जो आरएमएस वैल्यू आई है उसका इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अगर केवल थर्ड हार्मोनिक जो यहाँ घेरे में हमने लिया है उसे हम किसी रेजिस्टेंस में टी टाइम तक भेज दे तो इसका पीक वैल्यू बी है, तो आरएमएस वैल्यू b/√2 हो गई है और आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर इंटू RT। थर्ड हार्मोनिक की हीटिंग हो गई। इसी तरह से फिफ्थ हार्मोनिक की हीटिंग हो गई और डीसी की ये जो वैल्यू है वही इसकी आरएमएस वैल्यू है, तो उसी रेजिस्टेंस में टी टाइम में डीसी कंपोनेंट की हीटिंग आ गई। तो हमने सभी कंपोनेंट की जो अलग अलग हीटिंग प्राप्त की है उसे जोड़कर जो टोटल हीटिंग है वो पता की जा सकती है और टोटल हीटिंग को इक्विवेलेंट आरएमएस करंट से कंपेयर करके हम आरएमएस वैल्यू को पता लगाते हैं। हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक की हीटिंग के साथ डीसी की हीटिंग कैलकुलेट करके आर और टी कॉमन है उन्हें बाहर ले लिया। ये सभी कंपोनेंट की इंडिविजुअल हीटिंग का सम हो गया है और अगर रिजल्टेंट इक्विवेलेंट करंट IRMS हो तो उस IRMS की हीटिंग हो गई I²RT के हिसाब से। आर और टी कॉमन है वो कैंसिल हो गए हैं और हम पूरे सभी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू को निकाल सकते हैं रूट लेके और ये कैलकुलेशन आ गई। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हमें एक कॉम्प्लेक्स करंट की इक्वेशंस दी हुई है जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पीक मैग्नीट्यूड 10 है तो इसकी आरएमएस वैल्यू 10/√2 हो गई है। इसी तरह से थर्ड हार्मोनिक का पीक मैग्नीट्यूड 6 है। अभी इसका फेज एंगल चाहे कुछ भी हो, इससे t0 इंस्टेंटेनियस वैल्यू और बाद में समय के साथ मान किस तरह से बदलते हैं वो तो बदलेंगे, लेकिन जो वर्किंग कैपेबिलिटी है जो आरएमएस करंट से निकलती है वो पीक का 1/√2 6/√2 हो जाएगा दूसरे थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट का। इसी तरह से ये जो फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट है इसकी पीक वैल्यू 4 है तो उसकी आरएमएस वैल्यू 4/√2 हो गई। हम डीसी कंपोनेंट भी पा रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स वेव में 5 एम्पियर का। तो ये जो सारी करंट के अलग अलग कंपोनेंट की अगर हीटिंग देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये डीसी कंपोनेंट तो अपनी पूरी वैल्यू के साथ 5²RT हीटिंग करेगा और ये अपनी आरएमएस वैल्यूज के साथ हीटिंग करेंगे। तो सभी करंट के आरएमएस वैल्यूज के स्क्वायर को हमने पुराना एक फार्मूला जैसा हमने निकाला था उसे ऐड कर दिया और उसका रूट लिया। तो ये जो एडिशन है वो 101 आया और उसका जो रूट है वो 10.04 इस कॉम्प्लेक्स करंट की आरएमएस वैल्यू हो गई। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेव की, जटिल तरंग की, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हो, इवन डीसी कंपोनेंट भी हो, तो अलग अलग आरएमएस कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके और ऐड करने के बाद जो स्क्वायर रूट आएगा वो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स करंट वेव का आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमें एक कॉम्प्लेक्स करंट दिया हुआ है जिसमें एक डीसी वैल्यू है 3 एम्पियर की और एक कोसाइन साइनोसॉइडल वेरिएशन वाला करंट कंपोनेंट है जिसकी पीक वैल्यू 4 है। इस करंट की एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर इफेक्टिव वैल्यू
वैल्यू हमें पता करनी है। तो जो साइनोसोडल या कोसाइनोसोडल कंपोनेंट होता है उसका फुल साइकिल एवरेज 0 होती है। तो 4 cos 5t का एवरेज वैल्यू में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस कॉम्प्लेक्स वेव में जो डीसी कंपोनेंट है वही एवरेज वैल्यू होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी दी हुई कॉम्प्लेक्स करंट है उसकी एवरेज वैल्यू डीसी पार्ट हो गया है 3 एंपियर। अब ये डीसी पार्ट और एसी पार्ट दोनों एक रेजिस्टेंस में टी टाइम में हीटिंग करेंगे तो डीसी कंपोनेंट की हीटिंग I2RT फार्मूले से 9RT आ गई है। और ये जो 4 cos 5t है इसका आरएमएस वैल्यू 4/√2 I2RT के हिसाब से 8RT हीटिंग करेगा। दोनों हीटिंग को हम जोड़ लेते हैं तो ये 17RT जो हीटिंग आई है वो हमारे इक्विवेलेंट करंट की हीटिंग के अगर बराबर हो I2RT तो I की वैल्यू √17 एंपियर आ गई है इस कॉम्प्लेक्स करंट के लिए। अल्टरनेटिंग सिग्नल्स प्योर साइन वेव के बजाय डिस्टोर्टेड हो सकते हैं। जैसे इस साइन वेव में जो हमारा कर्वेचर है वो बहुत स्मूथ बदलता है। अगर ये पीक के समय थोड़ा शार्प हो जाए, तीक्ष्ण हो जाए और ऐसा तीक्ष्ण उभार के साथ अगर कोई वेव हो तो इसे हम शार्प पीक्ड साइनोसोडल वेव की डिस्टोर्टेड वर्जन कह सकते हैं। किसी ऐसी स्थितियों में भी हो सकता है कि ये जो साइन वेव का ऊपर का शीर्ष है वो थोड़ा चपटा हो जाए और ये फ्लैट टॉप्ड हमारी वेव्स बन जाए। तो अलग अलग तरह की जो तरंगे हैं उनके रूप आकृतियां किस तरह की है उसे समझाने के लिए हम एक फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिसे फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक कहते हैं। और ये रूप गुणांक इन वेव्स की आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को रेशो के रूप में डिफाइन करता है। ध्यान रहे कि एक बड़ी मान का स्क्वायर बड़ा होने से सेम एवरेज वैल्यू के लिए ये तीनों तरंगे जो हमने यहां दिखाई है इनकी एवरेज वैल्यू सेम है, लेकिन आप पाएंगे कि ये जो शार्प पीक्ड हमारी डिस्टोर्टेड वेव है इसकी आरएमएस वैल्यू ज्यादा होगी। तो तीनों के फॉर्म फैक्टर अलग होंगे। थोड़ा और डिटेल में सारी बातें समझ में आएगी। हम तरंगों में आरएमएस मान और एवरेज मान क्या अनुपात रखता है उसे रूप गुणांक या फॉर्म फैक्टर से समझते हैं। पहले सबसे सरल साइनोसोडल के लिए अगर हम बात करें तो इसकी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशो को फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक कहते हैं। और साइनोसोडल की आरएमएस वैल्यू इसकी पीक का 1/√2 70.7% होता है। वहीं एवरेज वैल्यू पीक के डबल में पाई का डिवीजन करके आती है। और अगर मैं इसे IM तो कट जाएगा, रीअरेंज करूं, पाई जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेशन में वो यहाँ न्यूमेरेटर में आ जाएगा और ये 2 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब पाई की वैल्यू 3.14 है और √2 1.4 को अगर मैं डबल भी करूं तो ये 2.828 के आसपास है और ये रेशो इजी टू रिमेंबर हो गया 1.11। तो जो हमारी साइनोसोडल वेव है इसका रूप गुणांक 1.11 है। वो ये बताता है कि इसकी आरएमएस वैल्यू इसकी एवरेज वैल्यू से 1.11 टाइम्स है। तो अगर हम किसी साइनोसोडल वेरिएशंस के लिए एवरेजिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और अगर हमें इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो हमें उसे फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे कि हम अगला जो हमारा विषय है ट्रांसफार्मर उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो रिलेशन निकालते हैं उसमें एवरेज फ्लक्स चेंज की कैलकुलेशन से हम एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेराइंग फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसे 1.11 से मल्टीप्लाई करके इंड्यूस्ड ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर आप शार्प पीक्ड और फ्लैट टॉप्ड को देखें यहाँ तो इनकी एवरेज वैल्यू इस साइनोसोडल वेव के बराबर है, लेकिन ये यहाँ जो कम मान है वो तो छोटा हो गया और ये जो पीकिंग इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि बड़ी वैल्यू का स्क्वायर बड़ा होता है तो ऐसी शार्प पीक्ड वेव का आरएमएस मान ज्यादा होगा और फ्लैट टॉप्ड का आरएमएस मान कम होगा। तो आप पाएंगे कि इनका रूप गुणांक अधिक होगा और फ्लैट टॉप्ड का रूप गुणांक कम होगा। तो अगर हमें किसी वेव का रूप गुणांक मालूम है तो हम उसके एवरेज और आरएमएस के रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि फॉर्म फैक्टर की हमारी समझ परीक्षा उपयोगी हो जाए। कंपटीशंस एग्जाम में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट अर्थ तरंग दृष्टकारी की जो निर्गत तरंग है उसका फॉर्म फैक्टर ज्ञात करें। तो हमें पता है कि एक हाफ वेव रेक्टिफाइड की आरएमएस वैल्यू पीक का आधा IM/2 होती है और एवरेज वैल्यू पीक में पाई का डिवीजन IM/पाई होती है। तो अगर हम आरएमएस और एवरेज के रेशो के रूप में फॉर्म फैक्टर निकालना चाहें, आरएमएस की जगह IM/2 और औसत की जगह IM/पाई रखें तो ये जो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेशन में पाई है वो ऊपर आ गया है और हमारा फॉर्म फैक्टर पाई/2 या 1.57 के आसपास आ गया है। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का फॉर्म फैक्टर रिलेटिवली ज्यादा है, यानी एवरेज की कंपैरिजन में आरएमएस वैल्यू 1.57 टाइम्स ज्यादा है। यही कैलकुलेशन अपन फुल वेव के लिए कर सकते हैं। फुल वेव और साइनोसोडल दोनों के लिए आरएमएस मान और औसत मान की वैल्यू सेम है। तो हमारा जो फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है वो IM/√2 है, साइनोसोडल वेव की जैसी ही, और एवरेज वैल्यू 2IM/पाई है। तो अगर आरएमएस और एवरेज का रेशो देखें तो ये फिगर वही पाई/2√2 इजी टू रिमेंबर 1.11 आया। हमारी ट्रायंगुलर और सॉटूथ वेव जो होती हैं त्रिभुजाकार और आरी के दांत जैसी, उनकी आरएमएस वैल्यू IM/√3 होती है और एवरेज वैल्यू शिखर मान का आधा 0 से शिखर तक एक समान रूप से परिवर्तन होता है तो वो IM/2
2 होती है, तो इसका रूप गुणांक निकाल सकते हैं, आरएमएस और एवरेज का रेशो, और हम देख रहे हैं कि ये 2/√3 आ गया है। ध्यान रहे √3 की वैल्यू 1.732 से कम है, तो रूप गुणांक हमेशा 1 से अधिक आएगा। और जो स्क्वायर वेव है हमारी, उसकी आरएमएस, एवरेज और पीक वैल्यू तीनों बराबर होती हैं, तो केवल उसके लिए रूप गुणांक 1 है, और बाकी सभी तरंगों के लिए रूप गुणांक का मान 1 से ज्यादा है। जो शार्प पीक्ड हमारी वेव्स होती हैं, उनके रूप गुणांक अधिक होंगे, और जो फ्लैट टॉप्ड होंगी उनके रूप गुणांक 1 के करीब कम होंगे। एक छोटे से दौरान के साथ आज का विषय समाप्त करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक क्या है, तो हमें पता है कि किसी भी तरंग का फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक उसकी आरएमएस प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात है। प्रभावी मान हमारी एसी का Im/√2 है, और औसत मान 2Im/π है। कैलकुलेशन करने पे रूप गुणांक π/2√2 इजी टू रिमेंबर 1.11 आ गया है। यही कैलकुलेशन अगर हाफ वेव के लिए करें तो हाफ वेव का आरएमएस मान Im/2 है, औसत मान Im/π है, तो रूप गुणांक आरएमएस और एवरेज का रेशो π/2 या 1.57 आ गया है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको फॉर्म फैक्टर की कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और फॉर्म फैक्टर किसी एवरेज के साथ आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू का रिलेशनशिप है, यानी ये एक लीनियर कैलकुलेशन एवरेज वैल्यू और एक स्क्वायर फंक्शन की कैलकुलेशन आरएमएस वैल्यू का रिलेशनशिप है। और सीधी सी बात है, जिनमें शार्प पीकिंग होगी, जिनके स्क्वायर्स ज्यादा तेजी से अधिक हो जाएंगे, उनके फॉर्म फैक्टर अधिक आएंगे। अगर आपको आज का लर्निंग लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से और आप अपनी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।